हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वाले क्लास तक में हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के ये सारे फॉर्मूलाज डेरिवेशंस कंप्लीट करके आईएस कोड के क्लॉजेस को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब आईएस कोड में से उतने वैल्यूज़ आपको पता है जितने आपको अब तक काम आने थे। पार्ट 1 हम लोग ऐसा ही बनाए थे। तो अब हम लोग यहाँ से जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, 2 क्लासेस में न्यूमेरिकल प्लान किए हैं अभी। पहला क्लास जो आज लेंगे, इसमें 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से, जिसमें ऑलमोस्ट ये सारे जो आप फॉर्मूलाज देख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज जो है उसमें इसमें आज कवर हो जाएंगे। तो इसमें हम करेंगे आज आपको अंडर रेनफोर्स सेक्शन वाला फॉर्मूला। बैलेंस वाला फॉर्मूला आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज अंडर रेनफोर्स वाला कर लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस वाला फॉर्मूला। एनालिसिस मतलब होता है कि कुछ कैलकुलेट करना, कुछ निकालना। तो इसका इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये है आपका एनालिसिस। जैसे आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझते हैं। लोड आ रहा है तो उसके वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, एनालिसिस करते हैं आप। बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाते हैं, मेथड्स लगाते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाते हैं, बहुत सारे आपको मोमेंट एरिया मेथड आ जाते हैं। उससे आप कुछ ना कुछ डिराइव करते हैं। चाहे डिफ्लेक्शन निकालिएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालिएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लीजिएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लीजिएगा, ये सब क्या करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये कैलकुलेशंस करके जो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या निकालेंगे, एक्स यू निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस का हम लोग डेप्थ निकालेंगे। एक्स यू लिमिट भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ निकालेंगे तो चेक करना पड़ेगा ना कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक्स यू लिमिट निकालेंगे, ए एस टी निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे, लीवर आर्म निकालेंगे। अब इसमें से सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में नहीं देता है। जनरली क्या करता है कि या तो आपको एक्स यू फाइंड आउट करने देगा, या तो ए एस टी फाइंड आउट करने देगा, या मोमेंट फाइंड आउट करने देगा, या जेड फाइंड आउट करने देगा। इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा ये एनालिसिस का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, जो टाइप आपको हम बता रहे हैं कि 2 टाइप के होंगे। एक टाइप आएगा आपको डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या रहेगा, सब अननोन कर देगा, कुछ एक को नोन कर देगा, एक नोन, रिमेनिंग अननोन, रिमेनिंग अननोन। अब रिमेनिंग जो अननोन रहेंगे उनको आपको सबको फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉजेस ऑफ आईएस कोड। मतलब है कि कोड के वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ फाइंड आउट किए और वो कुछ भी रैंडम हम लोग एज्यूम कर लिए, वैसा नहीं है। जो आईएस कोड का हम पार्ट 1 डिस्कस किए हैं उसमें उतने इन्फॉर्मेशंस हैं जितना आपको अभी एजम्पशन में काम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3-4 ही चीज़ें हैं, तुरंत समझ जाइएगा आप। तो आपको एक नोन दे देगा, कोई एक चीज़ तो बता देगा, चाहे तो मोमेंट बता देगा, चाहे तो कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन बता देगा। ठीक है, वो होगा डिज़ाइन का क्वेश्चन। आपको जो ध्यान रखना है, जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि डिज़ाइन का क्वेश्चन जब भी कीजिएगा तो डिज़ाइन करना तो आपके हाथ में है ना। मतलब है कि आपने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस किस पे करते हैं आप, कोई एक बीम है, इस पर कोई एक बिहेवियर आ रहा है। जैसे ये बीम है, इसके ऊपर आपको हम बता दिए कि यहाँ तक यूडीएल आ रहा है। अब हम आपको अगर बोले सपोर्ट रिएक्शन निकालो, या फिर हम आपको बोले मोमेंट एट ए निकालो, या फिर हम आप बोले कि हम आपको कहें कि इसमें सबसे यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालो डेल्टा, कोई भी चीज़ हम आपको निकालने कहते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है सिचुएशन हम आपको बता दिए, जब लोडिंग बता दिए हम और आपको हम कह रहे हैं कि कोई एक रिजल्ट निकालो, वो कहलाएगा एनालिसिस। एनालिसिस कैसे होता है, एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से होता है। इसमें आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट वो पूछ रहा है कि क्या है आपका कैलकुलेशन के हिसाब से रिजल्ट, ये कहलाएगा एनालिसिस। तो इसमें जो भी चीज़ें जैसे दी हुई है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। आप इस तरह से इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन के टाइप्स हो गए हैं। ठीक है, ये हम आपको अभी इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि क्वेश्चन के टाइप्स जो हैं ये आपको कितने टाइप्स हो सकते हैं। एनालिसिस के हो सकते हैं एक्स यू लिमिट, ए एस टी, एम यू, जेड। सिंगली रेनफोर्स में तो यही सारी चीज़ें आएंगी ना। तो ये इसमें से कुछ भी पूछेगा तो बताना है। अगर बोलेगा डिज़ाइन कीजिए, तो डिज़ाइन कीजिए मतलब आपको इंजीनियर बना करके वो चाह रहा है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कीजिए। तो जब आपको डिज़ाइन करने कह रहा है तो क्यों ना आप बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट तो वही है जब एक्स यू लिमिट हम लोगों का बराबर हो, दोनों रेनफोर्समेंट और कंक्रीट हम लोगों का बराबर हो, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोवाइड किया जाए। नहीं हो पाता है तभी तो हम लोग अंडर रेनफोर्स में पहुंचते हैं। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस में आ जाएगा वो पार्ट। जैसे बैलेंस नहीं हो सका तो वो अंडर एनफोर्स्ड होगा। तो अभी आप जब न्यूमेरिकल कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आप जितना भी ये फॉर्मूला, जितना भी चीज़ आप निकालिएगा, 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, ये पाँचों न्यूमेरिकल्स ये पाँचों चीज़ों को कवर कर लेंगे।
आपको उसमें से जो भी निकालने बोल रहा है ना, आप देखिएगा कि वो अंडर रेनफोर्स्ड के लिए ही मैक्सिमम रिजल्ट्स आ रहा है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड के लिए आ सकता है तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो अगले वाले क्लास में जब आप न्यूमेरिकल कीजिएगा तो उसके बाद वहाँ पे आप देखिएगा कि बैलेंस सेक्शन के लिए आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। अब बैलेंस सेक्शन जैसे ही आप मान लेते हैं तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, लिमिटिंग वाली आ जाती है। एक्स यू के जगह पे एक्स यू लिमिट आ जाता है, तो कैलकुलेशन बच जाता है आपका। बी और डी आपको एज्यूम करना पड़ता है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको डिफ्लेक्शन फार्मूला पता है, आप स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो सिंपली सपोर्टेड क्वेश्चन में गिवन है, तो आप वो रेशियो यूज़ करके डी रिक्वायर्ड आप चेक कर लेंगे। बी आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको लेना है, यानी तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो फिर आपका बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई एक चीज़ तो आपको नोन करेगा ना। हो सकता है आपको बी और मोमेंट नोन कर दे, दो चीज़ भी नोन कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक तो नोन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आप लिमिट के हिसाब से निकालेंगे। जो आप पीटी आप प्रोवाइड करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, तो वो परसेंटेज ऑफ स्टील कम क्यों प्रोवाइड करेंगे, जो लिमिटिंग परसेंटेज है वो प्रोवाइड करेंगे, तो पीटी के जगह पे पीटी लिमिट आ जाएगा। जो मोमेंट आएगा आपका वो एमयू लिमिट हो जाएगा। यही सारी चीज़ें तो हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे ना, कि जब हम लोग बैलेंस सेक्शन के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप देखिए लिमिट में आ गई हैं, तो हम लोग वो वाला सारा निकालेंगे। तो ये वाला सारा हम लोग कहाँ निकालेंगे, बैलेंस सेक्शन में। बैलेंस सेक्शन कहाँ डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में लिखता है आपको कि डिज़ाइन, तो फिर आपको ये स्टोरी अब याद रहना चाहिए, क्योंकि आप ये याद रखिएगा ना तो आपको अब जो आप न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ना उनमें स्टेप्स आते हैं, और वो स्टेप्स क्या होते हैं, लेंदी हो जाते हैं। अब स्टूडेंट कई बार, जैसे आप जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को अगर बीम डिज़ाइन पूछा है तो उनको सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड पहले पता करना पड़ेगा। सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड पता चल गया, अगर मान लीजिए डबली रेनफोर्स्ड आया तो नेक्स्ट जो आप आगे पढ़िएगा फिर आप डबली रेनफोर्स्ड से उसको डिज़ाइन कीजिएगा, आपको सारा स्टील वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद अभी बीम पे तो आ रहा है। अभी आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो फ्लेक्सर कंडीशन पढ़ रहे थे ना, लिमिट स्टेट मेथड के अंदर फ्लेक्सर में आए। फ्लेक्सर किस में आता है, बीम और स्लैब में, तो फ्लेक्सर हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। अब इसी बीम में शेयर भी तो आएगा, इसी बीम में टॉर्जन भी तो आ सकता है, तो अभी आपको शेयर भी पढ़ना है, टॉर्जन भी पढ़ना है। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं वो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे आप अभी सिंगली रेनफोर्स्ड पढ़े, आपको बीम डिज़ाइन आएगा तो आपको अगर सिंगली रेनफोर्स्ड है तो सिंगली रेनफोर्स्ड के लिए बोलता है सिर्फ डिज़ाइन करने। शेयर का अभी आपको चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग जो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे सारा चीज़, ये सारा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम आपको अभी सारी चीज़ें सिंगली रेनफोर्स्ड में सिर्फ और सिर्फ हम अभी फ्लेक्सर को ध्यान में देते हुए अभी कर रहे हैं। अभी बीटेक वाले स्टूडेंट को ऐसा लगेगा, अगर वो बुक से न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये न्यूमेरिकल तो हमने आधा में ही छोड़ दिया। अभी आधा में नहीं छोड़े हैं, अभी हम आपको क्या किए कि क्योंकि हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक था वो था हम लोगों का एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन से पहले लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर, ये हम लोग नंबर 1 अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्लेक्सर हो गया, इस बीम में बेंडिंग हो चुका है। जब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे शेयर, तो फिर शेयर का बिहेवियर समझेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टॉर्जन, तो टॉर्जन का समझेंगे, तब जाके मेरा पूरा बीम कंप्लीट होगा। तो जो बीटेक के स्टूडेंट बीम का डिज़ाइन करते हैं वो शेयर, बेंडिंग, टॉर्जन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, और जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बीम को डिज़ाइन करते हैं उनको अगर बेंडिंग में आ रहा है बीम तो सिर्फ बेंडिंग का सॉल्व करना है, शेयर में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो सिर्फ शेयर का सॉल्व करना है। तो हम आपको सारे बिहेवियर का पार्ट बाय पार्ट समझा देंगे, और जब हम आपको टोटल एक बीम का न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें लगभग 12 से 15 स्टेप्स होने वाले हैं, और वहाँ लोग भूल जाते हैं कि बीच में कौन सा स्टेप आएगा। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स को सॉल्व कीजिए। इन चैप्टर सिंगली रेनफोर्स्ड का न्यूमेरिकल को पहले यहाँ तक सॉल्व कीजिए। हम लोगों को अभी हम लोग एक एक करके सिंगली रेनफोर्स्ड फ्लेक्सर के लिए पढ़े, सिंगली रेनफोर्स्ड फ्लेक्सर के लिए न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं एक एक करके, ये पहले निकालना सीख लेते हैं, कितना स्टेप्स होगा वो हम लोग बाद में सीख लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम सेक्शन ऑफ 250 mm by 400 mm साइज रेनफोर्स्ड विथ 325 bars of Fe 250 ग्रेड स्टील। The beam is made up of M20 concrete and effective cover to reinforcement is 50 mm। सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कह रहा है। एनालिसिस का क्वेश्चन है कि डिज़ाइन का क्वेश्चन है, पहले तो ये समझिए। आपको बोला डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब है कि आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, आपको फाइंड आउट कह रहा है टू फाइंड एक्स-यू निकालने के लिए कह रहा है। अब इस एक्स-यू निकालने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है आप निकालिएगा, ठीक है। पहला चीज़ आपको पता चल गया क्या क्या गिवन कंडीशन है,
गिवन कंडीशन हमेशा जब भी कोई इस तरह का आप न्यूमेरिकल पेपर करते हैं तो गिवन कंडीशन, चाहे हाईवे कर रहे हो, स्टील कर रहे हो, आरसीसी कर रहे हो, गिवन कंडीशन हमेशा ज़रूर लिखिए। एक नंबर तो आपको एटलीस्ट यहीं दे देगा, चाहे एसएससी जेईई मेंस हो, चाहे आपको आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। आप अगर गिवन कंडीशन पूरा लिख देते हैं आपको 0 तो एटलीस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, ग्रेस मार्क्स में हाफ मार्क्स दे देगा। ठीक है, साइज़ गिवन है आपको, बी गिवन है 250 mm आपको। अच्छा, ये बीम सेक्शन का साइज लिखा है 250/400। इसका मतलब क्या है कि वो टोटल बीम की बात कर रहा है। साइड में यहाँ पे डायग्राम भी बनाते चलिए। ये सारे चीज़ जितने भी आप अभी यहाँ पे स्टेप करेंगे इन सब का मार्क्स होता है, इसलिए हम आपको हमेशा बोलेंगे एसएससी वाले स्टूडेंट भी जब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम में कितना टाइम बचेगा कितना नहीं बचेगा उसके हिसाब से बाद में फिर वो किया जाता है कि एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है तो नहीं बनाइए, लेकिन अभी समझने के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए। आपको कह रहा है कि एक बीम है जिसका साइज़ है 250/400। इसका मतलब है कि ये 250 mm आपका यहाँ पे विथ है बीम का। हमेशा L/B/H करके रेशियो होता है, यहाँ B/D है आपका। ठीक है, और हाइट आपको बोला क्योंकि कहीं पे अभी कुछ लिखा नहीं है, 400 mm साइज़ लिखा है। इस साइज़ लिखा है इसका मतलब है कि ये हम लोगों का 400 जो है ये टोटल है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि रेनफोर्स्ड विथ 320 बार्स ऑफ Fe250 ग्रेड स्टील। अब आपको अभी ये तो नहीं पता है कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड है या डबली रेनफोर्स्ड है। ठीक है, क्वेश्चन आपको भले चैप्टर से पता है कि आप सिंगली रेनफोर्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मगर आपको भी पता तो नहीं है ना कि रेनफोर्समेंट सिंगली रेनफोर्स है। क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे तो कौन से चैप्टर से ये तो नहीं पता चलेगा ना, तो ये समझिए कि ये आपको पता नहीं है। लेकिन आपको ये बता दिया है कि सिर्फ 320 के बार हैं 250 ग्रेड स्टील के। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक लेयर में बार है, लेकिन कौन से लेयर में, ऊपर में बार है या नीचे में बार है। तो ये जब कुछ भी नहीं पता हो तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको मानते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, इसके नीचे टेंशन आ जाता है। टेंशन में कंक्रीट वीक है तो टेंशन में हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया मेरा 3 स्टील। अगर इस क्वेश्चन को लिख देता कैंटिलीवर तो उसको बताना पड़ेगा, कैंटिलीवर नहीं बताया है तो एजम्पशन यहाँ पे हम आपको क्लाउड बना के फिर से लिख देते हैं कि इफ बीम टाइप इज नॉट गिवन always assume beam as simply supported unless noted otherwise। जब तक कुछ बताए नहीं बीम में तब तक आपको इसको क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड ही कंसिडर करना है। सिंपली सपोर्टेड है इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है और इसके ऊपर आपका कुछ लोडिंग आ रहा है तो बीम नीचे की तरफ बेंड करेगा, नीचे की तरफ बेंड करेगा तो टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन आएगा। बस ये चीज़ याद रखिएगा। तो डायग्राम समझना और कहाँ पे स्टील देना है ये सब कभी नहीं भूलिएगा। अब ये स्टील जो है ये आपका 320 mm का स्टील है। कैसे पता चला, यहाँ पे 325 लिखा है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आने लग गया फाई। जब भी आपके क्वेश्चन में फाई लिखा हो या फिर हैश लिखा हो, ये बताता है कि डायमीटर लिखना चाह रहा है। तो डायमीटर वर्ड नहीं लिख करके वो फाई या हैश लिखेगा। अब यहाँ पे 320 है तो आपको वैसे भी क्लियर हो रहा है कि 3 बार है 20 के। मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि 12 16 होता, अब कौन, दोनों तो डायमीटर ऑफ बार होता है, 12 भी होता है 16 भी होता है। तो इसमें से नंबर ऑफ बार्स कौन सा है और डायमीटर ऑफ बार्स कौन सा है, तो जिसके साथ फाई लगा देगा वो डायमीटर वर्ड होता है। ये डायमीटर का सिंबल आप समझ लीजिए। आरसीसी में 2 सिंबल यूज़ किया जाता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। बहुत लोग फाई यूज़ करते हैं, बहुत लोग हैश यूज़ करते हैं। तो जिसके साथ भी फाई या हैश लगा है वो डायमीटर है, बाकी रिमेनिंग जो रह गया वो नंबर है आपका। ठीक है, हम इसको इरेज कर देंगे, इसलिए अगर आप लेक्चर स्किप करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिस हो सकता है। ठीक है, तो 325 है तो ये 325 हो गया हम लोगों का। इसको हम लोग लिखे 325। ये क्या है, ये AST है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको B के बाद कैपिटल D दिया था, कैपिटल D था आपका 400 mm और AST आपको प्रोवाइड कर दिया है। AST है आपका 325। अगर हम इसको AST निकालना चाहें तो हम इसको निकालेंगे 3 × π/4 × 20²। तो ये हो जाएगा 942.45 mm²।
314.14 या 15 आता है एक का, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 942.454644 अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेटर में आ सकता है mm²। ठीक है, ये मेरा AST निकल करके आ गया। तो AST क्वेश्चन में गिवन था, डी क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल डी, और बी भी क्वेश्चन में गिवन था। Fe 250 गिवन है, इसका मतलब है कि Fe 250 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। Fe लिखा है, इसका मतलब स्टील है, स्टील है 250 है, इसका मतलब 250 न्यूटन पर mm² है। तो इसका अब आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं कि ये 250 न्यूटन पर mm² है, Fe 250 लिख देना काफ़ी होता है। बीम इज मेड अप ऑफ M20 कॉन्क्रीट, यहाँ पे लिख देंगे आप M20, ये काफ़ी है कि M कॉन्क्रीट के लिए होता है 20 न्यूटन पर mm², उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Fe 250 M20 लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इफेक्टिव कवर जो है रेनफोर्समेंट का वो 50 mm आपका प्रोवाइडेड है। तो 50 mm आपका इफेक्टिव कवर प्रोवाइडेड है, इसका मतलब है कि DC कह लीजिए इसको, तो ये कितना है 50 mm। ये DC किसको कहते हैं, इफेक्टिव कवर, मतलब क्या है, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से, तो सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से बॉटम तक का आपको प्रोवाइडेड है कितना 50 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का क्या होता है कि जो टॉप से हम लोगों को ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक कितना बचा, अगर हम इसको बोल रहे हैं 50 तो रिमेनिंग बच गया 350। तो ये वाला वैल्यू हो गया मेरा 350 mm। ठीक है, यहाँ तक का, और ये रिमेनिंग जितना नीचे बचा था ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, इससे आपको पता चला ये 50 mm गिवन था, इससे आपको पता चल गया कि ये इफेक्टिव कवर जब 50 है तो 400 में से माइनस कर दिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख देना है कि, और इसको एक्चुअली बताना है, क्योंकि यहाँ से अब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको बताना है कि इफेक्टिव डेप्थ, ये जितना आप वर्ड्स लिखेंगे उतना आपको मार्क्स नहीं कटने का चांस रहेगा, जितना आप शॉर्ट में लिखते जाएंगे मार्क्स डिडक्ट होगा। इफेक्टिव डेप्थ D इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस DC, यही हम लोग पढ़े थे। तो कैपिटल D कितना है 400, DC कितना क्वेश्चन में गिवन था 50, जब गिवन है तो यही लेना है, नहीं तो एज्यूम करना था। एज्यूम किस में करेंगे, डिज़ाइन वाले क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 350 mm। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का मिल गया। अब हम लोगों को निकालने क्या बोला, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, इसका मतलब है कि XU निकालने बोला था। तो हम लोगों को सारा गिवन कंडीशन हम लोग यहाँ उतार दिए, इफेक्टिव डेप्थ भी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब हम लोगों को पता है कि वी नो XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। सारी चीज़ों को यहाँ पुट कर दीजिए। 0.87 FY के लिए आपको ग्रेड दिया था 250 इंटू AST आप निकाल चुके हैं 942.45 mm² डिवाइडेड बाई 0.36। FCK का वैल्यू गिवन था 20 और B का वैल्यू आपको गिवन था 250। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक XU का वैल्यू आ जाएगा, ये आ रहा है 113.88। अब लिमिट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये किस में आता है, ये वाला हाइट जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं या ब्लैक से मार्क कर देते हैं, हम इसको निकालना चाह रहे हैं। यहाँ से ये वाला हाइट है मेरा XU, यही मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आप इतना इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जामिनर यही ढूंढता है। अब ये 113.88 आपका आ गया है, लेकिन अभी आप इसको कह नहीं सकते कि ये फाइनल है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि XU लिमिट कितना है। क्योंकि XU अगर ग्रेटर आता है XU लिमिट से तो IS कोड तो अलाउ ही नहीं करता है ना। इसका मतलब है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन तो हम लोगों का हो ही नहीं सकता है, बैलेंस हो सकता है या अंडर रेनफोर्स हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि हम लोगों का XU लिमिट कितना है। तो XU लिमिट Fe 250 के लिए हम लोगों को पता है कि XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू D। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे K का वैल्यू इम्प्लाई कर देंगे। Fe 250 है तो हम लोगों को पता है कि 0.53 इंटू D, यहाँ लिख देंगे फॉर Fe 250। ठीक है, अब यहाँ पे D कितना है हम लोगों का 350 mm है, तो 0.53 इंटू 350 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 185.5 mm।
ठीक है। अब आपका XU कितना आया 113.88, XU लिमिट कितना आ गया 185.5। इसका मतलब है कि दिस इज ग्रेटर देन XU। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब फाइनल हम लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा देयरफॉर XU इज इक्वल टू 113.88 mm। ये क्या हुआ कि हम लोगों को पता था कि XU ये आ चुका है, लेकिन XU लिमिट अगर कम हो जाता तो XU हम लोगों का ज़्यादा हो जाता तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता, वो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग उस समय बताते कि 185.5 मेरा XU है। लेकिन अभी क्योंकि XU कम ही आया XU लिमिट से, इसका मतलब है कि जो XU हम लोग निकाले थे ये हम लोगों का फाइनल हो गया, यही हम लोगों का ये रह जाएगा, ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो एनालिसिस का जो क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा। जो निकालने के लिए पूछा है आरसीसी का सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें जो भी चीज़ अगर निकालने के लिए पूछता है, एनालिसिस देने करने के लिए कहता है, तो आपको वो पूछा है, इसका मतलब है उसका फॉर्मूला है। और उसका फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको FY AST FCK और B चाहिए था। आप यहाँ से देखिए FY FCK AST और B, ये चारों ऑप्शंस में आपको यहाँ दे रखा है। कुछ को आप निकालें 320 दे दिया तो आप एरिया निकाल लिए, ये निकालने भी नहीं आएगा तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो ये आपका सबसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल होता है आरसीसी स्ट्रक्चर का। लेकिन न्यूमेरिकल चाहे ईजीएस्ट हो चाहे मतलब शॉर्टेस्ट आप कह सकते हैं, ईजीएस्ट तो आपको सारा ही है। आपको अभी यहाँ पे मोमेंट भी निकालने बोल देता, तो मोमेंट का अगर नहीं कुछ स्टेप याद आ रहा है तो पहले मोमेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। अब मोमेंट का फॉर्मूला में देखिए कि कितने कितने वेरिएबल्स हैं जो आपको निकालने हैं। उसमें आपको XU आएगा, उसमें आपको D आएगा, इसमें इफेक्टिव डेप्थ, उसमें आपको FCK FY आएगा। आपको XU निकालना पड़ेगा, फिर आप पहला निकालिए XU का वैल्यू निकाल करके इफेक्टिव डेप्थ भी निकालिए, यहाँ पुट कीजिए फॉर्मूला में, मोमेंट निकल जाएगा। अब उसको आप जितना आसानी से आप वर्ड्स में अरेंज करेंगे, पैटर्न में अरेंज करेंगे, न्यूमेरिकल में अपीयरेंस भी एक अच्छा होता है। और दूसरा कि आपको एग्जामिनर जो है वो ये देख करके, अगर आप इस तरह से डायग्राम और ये सारा वैल्यूज़ दे रहे हैं तो वो समझ रहा है कि आपको सब कुछ पता है। इस तरह के न्यूमेरिकल में एक भी नंबर काटा नहीं जाता है, चाहे आप SSC JEE का मेंस दे रहे हैं, चाहे आप अपना कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल जो है ये 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, और ये ईजीएस्ट है। ये ऐसे जनरली आता भी नहीं है, लेकिन जैसे SSC JEE के प्री में आ सकता है, RRB JEE में आ सकता है, तो इसके लिए आपको इतना लंबा चौड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को तो तुरंत में बस आंसर चाहिए, तो उनको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस निकालने बोला, वो तुरंत माइंड में ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि क्या क्या है, वो ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, पुट करते ही उनका XU आ जाएगा। XU लिमिट का एक अंदाज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही समझ में आ जाता है कि 0.53 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50%, 53% हुआ ना, तो 50% ऑफ 350 कितना होता है वो वैसे ही पता चल जाएगा कि 175 से थोड़ा ज़्यादा है। तो 175 से थोड़ा ज़्यादा है और ये 113 आया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाता है कि जो निकला है वही आंसर है। क्योंकि ट्रिक कर सकता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको इस तरह से दे सकता है कि आपका XU ग्रेटर हो जाए, और आपको ऑप्शन में पूछ रहा है XU कितना है, तो जब ग्रेटर हो जाएगा तो XU लिमिट आपका XU हो जाएगा। तो ये वैसे ही समझ में आ जाता है कि 0.53 मतलब 53%, कितना भी होगा तो 50% से ज़्यादा वैल्यू होगा, तो 175 इसका हाफ होता है, तो वैसे ही क्लियर हो गया कि 175 से ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे 175 से कम वैल्यू है, इसका मतलब ये XU फाइनल है। तो एक नंबर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से दिया जाता है इसको अटेम्प्ट, और बाकी कॉलेज गोइंग और SSC JEE मेंस वाले तो इस तरह से इसको पूरा करेंगे ही। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पहला न्यूमेरिकल, ये था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो यहाँ हम लोग क्या निकाले, अभी पहला चीज़ हम लोग इसको निकाले XU को, और इसी के साथ साथ हम लोगों को XU लिमिट भी निकालना पड़ा, क्योंकि तभी तो चेक हुआ फाइनल। एक इस टाइप का हम लोगों का न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरा हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें हमको इसमें से कोई एक हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिटरमाइन द लीवर आर्म फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 300 by 450 mm with 50 mm effective cover which is made up of M25 concrete and is reinforced with 420 mm phi of Fe 415 steel। क्या आपको निकालने के लिए दे दिया है लीवर आर्म। लीवर आर्म आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए आंसर में, टू फाइंड, आपको बोला है लीवर आर्म मतलब Z निकालने के लिए। अब ये भी क्या है, हम लोगों का एनालिसिस का ही एक पार्ट था। अब इस बार आपको क्या दिया, लीवर आर्म फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ठीक है, लीवर आर्म आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, D - 0.42 XU इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है कि आपको D और XU ये दो चीज़ चाहिए, और XU निकालने के लिए जो रिमेनिंग चीज़ चाहिए वो अभी आप जस्ट न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं।
सबसे पहले क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं ये सब लिख लीजिए। गिवन कंडीशन में आपको बी है क्वेश्चन में 300 mm, कैपिटल डी है आपको 450 mm, इफेक्टिव कवर है आपको डीसी है आपको 50 mm। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, देयरफॉर इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू डी माइनस डी सी इज इक्वल टू 450 माइनस 50 इज इक्वल टू 400 mm। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, M25 कॉन्क्रीट है, M25 कॉन्क्रीट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। Fe415 आपका स्टील है। ठीक है, AST कितना है आपको जो प्रोवाइडेड है वो है 425। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1256.64 mm स्क्वायर। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपना चेक कर लीजिएगा, वैल्यूज़ यही रहेगा इन जनरल। ठीक है, अब AST आपको गिवन है, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है RCC में। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, चाहे रिक्वायर्ड हो चाहे नहीं हो, इससे सबसे बेस्ट क्या रहता है कि आपको पता रहता है कि आपने पूरा सॉल्यूशन किया है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हो सकते हैं। और जब आपको ऐसा पता रहता है, उसके बाद जब आपके मार्क्स कम आते हैं तब आप रीचेकिंग भी डालते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपने इस न्यूमेरिकल में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, ये इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 425। ठीक है, बी का वैल्यू आपको दे दिया है 300 mm। इफ टोटल डी आपको दिया हुआ है 450 mm यहाँ तक। डीसी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 50 mm। इसका मतलब है कि आपका इफेक्टिव डेप्थ भी आपको पता चल गया, आप निकाल चुके हैं। ये आ गया कितना 400 mm। आपको निकालने क्या बोला है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसका सॉरी लीवर आर्म निकालने बोला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम जब आप यहाँ पे ऐसे बनाते थे तो उसमें सी और टी के बीच का डिफरेंस आपको अगर बनाने का मन है, या अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको टीचर को दिखाना है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक दिखा दीजिए फोर्स को रेड कलर से, इस तरह से ये हो जाएगा आपका C। यहाँ एक फोर्स दिखा दीजिए इस तरह से, ये हो जाएगा आपका T। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप दिखा दीजिए और इसको बोल दीजिए आप Z। आपके न्यूमेरिकल में यही आपका अननोन है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। अब एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको Z फाइंड आउट करना है, यहाँ पे समझ में आ गया। ये वाला लिखना नहीं होता, ये हम ऐसे ही लिखते हैं आपको समझाने के लिए। जब आप ये PDF देखेंगे तो आपको ये टू फाइंड XU, टू फाइंड Z, ये सब हटा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये आपको सारा चीज़ आपको यहाँ तक पता चल गया था। अब आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या निकालना है, Z। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए कि वी नो Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। इसका मतलब है कि आपको अब XU निकालना है, XU निकाल लीजिए। XU इज इक्वल टू वेयर, इस फॉर्मूला में XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। अब आपको FY क्वेश्चन में पता है, AST आप अभी निकाल चुके हैं, FCK क्वेश्चन में पता है, B क्वेश्चन में पता है। तो फटाफट इसको यहाँ पे पुट कीजिए और आप अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिए। 0.87 इंटू 415 इंटू AST है 1256.64 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू FCK है आपका 25 इंटू B है आपका 300। इसको सॉल्व कीजिए, आपको XU निकल जाएगा। ये आ जाएगा 167.11 mm।
अब सेम आपको एक्सयू निकला, पता तो है नहीं कि ये फाइनल है, जो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको एक्सयू लिमिट निकालना पड़ेगा, तो एक्सयू लिमिट भी साथ साथ निकाल लीजिए। एक आदत सी हो जाएगी, एक्सयू निकालिएगा, एक्सयू लिमिट अपने आप निकल जाएगा। इस बार ये हो जाएगा 0.48 इंटू डी, क्योंकि Fe415 है, 0.48 इंटू इफेक्टिव डी हम लोग निकाले थे 400 mm, यहाँ पे 400 mm पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको 192 mm। अब ये समझ में आ गया कि हम लोगों का एक्सयू जो है वो लेस देन एक्सयू लिमिट है, तो एक्सयू लेस देन लिमिट है, एक्सयू लिमिट है, इसका मतलब है कि ये हम लोगों का फाइनल है। एक्सयू जो हम लोग निकाले थे ये हम लोगों का फाइनल आ गया, मतलब ये 167.11 हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर आपको Z निकालना है तो Z निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Z हो जाएगा D माइनस 0.42 एक्सयू। अब एक्सयू का वैल्यू आपको पता है कि 167.11 है और D आपको पता है कि 400 है, तो 400 माइनस 0.42 इंटू 167.11, ये कितना आ जाएगा 330.48 mm। यही हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा था, इसका मतलब है कि ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, Z इज इक्वल टू 330.48। क्वेश्चन में क्या बोला था, लीवर आर्म निकालने के लिए, लीवर आर्म क्या होता है, Z होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसके लिए एक्सयू निकालना पड़ा, एक्सयू निकाल लिए, एक्सयू लिमिट से चेक करना पड़ा, एक्सयू लिमिट से चेक कर लिए, फाइनल हो गया कि 167.11 हम लोगों का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि 167.11, इसको हम लोग यहाँ पे पुट किए, ये वाला हम लोगों का वैल्यू आ गया। ये हो गया मेरा दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल। अब आप देखिए कि अब ये न्यूमेरिकल्स अब आपको धीरे धीरे फ्लो में आप आ जाएंगे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आया कि आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालने बोला, आप एक्सयू निकाले, लेकिन साथ में एक्सयू लिमिट से चेक किए। अब एक स्टेप आगे बढ़े, अब आपको बोला लीवर आर्म निकालने के लिए, लीवर आर्म निकालने बोला तो उसमें एक्सयू का ज़रूरत होता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग एक्सयू लिमिट से उसको चेक किए। तो अब ये निकालने के लिए भी ये दोनों का यूज़ हुआ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोगों को एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट जब रिक्वायर्ड होगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि वो निकालने के लिए भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी वो क्वेश्चन हम लोग एक देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 300 mm by 500 mm इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट ए मोमेंट ऑफ 30 kN। Find the reinforcement required for the beam if grade of concrete is M25 and steel is Fe500. Assume effective cover is 50 mm. अब इस तरह के क्वेश्चन में अभी आपको दो चीज़ समझा देते हैं। पहला तो आपको निकालने क्या बोला है, फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अब बात आ गई सिंगल रेनफोर्स है तो AST निकालने की बात आ गई। अब यहाँ से आप एक नया चीज़ सीखेंगे, वो नया चीज़ क्या है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया, अब मोमेंट आने लगा। अब आप देखिए कि आप जब सिंगली रेनफोर्स का आप जब मोमेंट का फॉर्मूला लिखे थे कहीं पे, आप m को क्या लिखे थे, मोमेंट को MU लिखे थे। U क्यों लिखे थे, क्योंकि आप अल्टीमेट मोमेंट निकाल रहे हैं, वो मोमेंट जो लिमिटिंग स्टेट के हिसाब से आपका मैक्सिमम मोमेंट है। लिमिटिंग स्टेट के हिसाब से, लिमिट स्टेट के हिसाब से मैक्सिमम मोमेंट आप किसको कंसिडर कर रहे हैं, जो यील्ड पॉइंट पे आता है। यील्ड पॉइंट वाला ही जो आपका स्ट्रेस आएगा उसके हिसाब से जो मोमेंट आ रहा है उसको आप मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी पता नहीं अब पीछे बताए थे कि थ्योरी में कि IS कोड में कि नहीं बताए थे कि हम लोगों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई होता है। एक होता है मटेरियल के साथ, तो मटेरियल के साथ तो आपको बता दिए थे कि कंक्रीट के साथ आपका यूज़ होगा 1.5 और स्टील के साथ आपका यूज़ होगा 1.15। अब एक हम लोगों का जुड़ता है लोड के साथ। लोड के साथ क्यों जुड़ता है, मटेरियल के साथ तो जुड़ता है क्योंकि मटेरियल साइट पे बनाने में या वर्कशॉप फैक्ट्रीज में बनाने में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा वैल्यू सेफ साइड ले लेते हैं। लोड के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि आप जितने लोड के लिए बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, हो सकता है किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन 1 हफ्ता का चला या 5 दिन का चला, 2 दिन का चला, उसके लिए आपके पास एक्सेस लोड आ गया और उस लोड के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं हुआ तो वो बिल्डिंग 2 दिन जब लोड रहेगा उस पर तो कोलैप्स कर जाएगा। इसके लिए आपको क्या होगा कि लोड को, जो भी आप लोड कैलकुलेट करते हैं जिसको आप मैक्सिमम मानते हैं, उसको भी हम लोग 1.5 टाइम्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर हम लोड को W लिख रहे हैं तो हम लोग इसको 1.5 इंटू W करते हैं, तो ये लोड हो जाता है WU, अल्टीमेट लोड आप ले लिए। मतलब अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये आप पक्का कह दिए। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए इस तरह से, तो अगर ये आपका WU है तो ऑब्वियसली W कहीं यहाँ 1.5 टाइम्स नीचे रहेगा ना। इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम लोड जो है ये बता दिए कि ये आपका मैक्सिमम लोड हो गया।
अब ये आपका मैक्सिमम लोड है अगर डब्ल्यू 1.5 टाइम्स डब्ल्यू, इसको यूज़ करके जब आप बेंडिंग मोमेंट निकालिएगा तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होगा, WL²/8। अब आप डब्ल्यू की जगह क्या लिए, WU लिए, अल्टीमेट लोड, तो मोमेंट क्या निकल के आएगा, अल्टीमेट मोमेंट आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप WU नहीं लेते, जब आप सिर्फ W लेते तो और आप मोमेंट निकालते तो फॉर्मूला क्या आता, WL²/8 सिंपल, अगर आप सिर्फ W लेते तो। अब W और WU ये दोनों फॉर्मूला लेने में आप कह सकते हैं ना कि 1.5 टाइम्स का इसमें आपको डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये W 1.5 टाइम्स कम रहेगा तो ओवरऑल मोमेंट कितना आएगा, 1.5 टाइम्स कम आएगा। इसका मतलब है M और MU के बीच में 1.5 टाइम का डिफरेंस रहता है। इस MU को हम लोग कहते हैं या तो अल्टीमेट मोमेंट, यहाँ पे हम आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखे थे, यहाँ पे हम आपको अब रेड से लिख देते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं या तो अल्टीमेट मोमेंट या फिर इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्ड मोमेंट। ये दो वर्ड इसके साथ यूज किए जाते हैं, अल्टीमेट मोमेंट या फिर फैक्टर्ड मोमेंट। फैक्टर्ड क्यों, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाइड है तो फैक्टर्ड हो गया। अल्टीमेट क्यों, क्योंकि वैसे भी ये अल्टीमेट है। अब इसको निकालने के लिए या तो आप MU का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लीजिए, या नहीं तो आप जो लोड निकाल रहे हैं लोड को अल्टीमेट मान करके आप एक अल्टीमेट मोमेंट निकाल लीजिए, वो आपका MU आ जाएगा। तो इस वाले चीज़ पे हम लोग आगे आएंगे, आपको ये चीज़ आगे समझ में आ जाएगा कि हम आपको अभी ये वाला चीज़ क्यों बताएं। अभी फिलहाल इस न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस न्यूमेरिकल में आप देखिए कि आपको लिखा है रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट ए मोमेंट ऑफ 30 किलो न्यूटन मीटर। मतलब वो आपको बता रहा है कि एक बीम है 300/500 का और इस बीम के ऊपर आपका मोमेंट आ रहा है। मोमेंट ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, लोड की वजह से आएगा ना। तो आपको वो किस लोड की वजह से, कितने लोड की वजह से आ रहा है, अब वो आपका अभी कंसर्न नहीं रहा, क्योंकि वो आपको अभी बता नहीं रहा है कि पॉइंट लोड था कि यूडीएल था। आपको इसका साइज बता दिया कि ये 300 है और ये वाला आपको साइज बता दिया कि ये आपका 500 है ओवरऑल, ठीक है। अब इस पे वो आपको कह दिया कि आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 30 किलो न्यूटन मीटर का, लेकिन आप देखिए कहीं पे भी फैक्टर्ड वर्ड नहीं लिखा है, अल्टीमेट वर्ड नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि ये मोमेंट क्या है आपका, हम यहाँ अभी लिख देते हैं, सॉल्यूशन के समय इसको पूरा स्टेप में लिख देंगे। ये हम लोगों को M गिवन है 30 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान रखना है MU नहीं गिवन है, M गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आपको अगर MU निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स आपको इसको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 किलो न्यूटन मीटर। ये अब मेरा हुआ लिमिट स्टेट के हिसाब से। लिमिट स्टेट कहता है कि फैक्टर करके रखो लोड को भी, लोड कम पड़ सकता है। तो जब हम लिमिट स्टेट के हिसाब से फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तो मोमेंट भी तो लिमिट स्टेट वाला डालना पड़ेगा ना। और आप फॉर्मूला में भी देखते होंगे, बुक्स में भी देखेंगे तो MU लिखा रहेगा। तो MU M से कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, 1.5 टाइम्स, या तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए या तो W में पहले ही मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में वो कैलकुलेट करके मोमेंट निकालिए। वो वाला स्टेप आगे करेंगे। अभी आपको M डायरेक्टली गिवन था तो W की तो बात ही नहीं आएगी, डायरेक्टली MU निकाल देना है हम लोगों को, ठीक है। ये वाला था आपको कैच, इसको हम यहाँ से ब्लू से मार्क कर देते हैं कि ये वाला जो आपका है ये आपको कैच है। ये अक्सर स्टूडेंट मिस करके 30 किलो न्यूटन को ही यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आपको कह रहा है रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से आप निकालिए कि टू फाइंड, क्या आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, आपको बोल रहा है AST फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। गिवन कंडीशन आपके पास क्या क्या है, गिवन कंडीशन है आपको कि M आपको गिवन था 30 किलो न्यूटन मीटर, आप MU निकाल लिए। B आपको गिवन था 300 mm, D आपको गिवन था 500 mm और DC भी आपको क्वेश्चन में लास्ट में दे दिया था कि 50 mm कवर एज्यूम करना है, तो ये 50 mm है। अब इफेक्टिव वर्ड लिखा है इसलिए 50 mm DC हो जाता है। कई अभी हो सकता है आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो नॉमिनल कवर लिख देगा और आपको AST गिवन रहेगा और दूसरा कुछ निकालने बोलेगा, तो उस समय फिर आपको एग्जैक्ट इफेक्टिव कवर निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनल कवर प्लस आपका इफेक्टिव डेप्थ वो रेनफोर्समेंट का हाफ ऐड होगा तब इफेक्टिव डेप्थ निकलेगा। अभी तक आपका ये इजी चल रहा है, बीच में कहीं पे वर्ड्स में चेंज कर देगा तो ध्यान रखेंगे हम लोग उसका, ठीक है। तो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं 500 D माइनस DC इज इक्वल टू 500 माइनस 50 इज इक्वल टू, या यहाँ लिख देते या ये यहाँ हटा देते हैं यहाँ से 450 mm। अब इसमें AST ही नहीं गिवन है, AST ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से बना दीजिए। अब कितना AST बनाना है ये तो पता नहीं है,
तो अभी ऐसे ही रैंडम कुछ भी ले लीजिए, तीन स्टील दिखा दीजिए, लिख दीजिए AST इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना है। अब आपका ये हो गया आपका गिवन कंडीशन में, और क्या क्या गिवन था, M स्टील कंक्रीट का ग्रेड था 25 और स्टील का ग्रेड इस बार दिया है FE 500। ठीक है, आपको AST निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आप सोचिए कि आप AST कैसे निकालिएगा। अब आपके पास AST के लिए 3 4 5 फॉर्मूले हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब एक एक करके सोचिए कि क्या क्या होगा। अगर आप AST अभी हम लिखते हैं, बाद में हम हटा देंगे। अगर हम AST निकालते हैं XU वाले फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा 0.36 FCK B डिवाइडेड बाई 0.87 FY, वही C इजिकल टू T करके जो फॉर्मूला निकालते थे। इसमें FCK B क्वेश्चन में गिवन है, FY क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी ये 0.36 FCK B XU डिवाइडेड बाई 0.87 FY। आपको XU निकालना पड़ेगा। जब आप XU निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो XU का फॉर्मूला में तो खुद ही AST रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि ये AST आपको अननोन है, तो आप इस वाले से तो आप इसको नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला AST का अभी आपका चलेगा नहीं। अगर गिवन कंडीशन रहता तो हो जाता। अब इसका मतलब है कि दूसरा कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कि आपके पास PT इंटू BD करके आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको PT पता करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए कि PT पता कर पाएंगे कि नहीं। PT का फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, 50 इंटू, अब ये बड़ा वाला फॉर्मूला ही आपको काम आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बाई FCK इंटू MU बाई BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई FY बाई FCK। इस पूरे को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो PT क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या नोन है आपके पास, FY FCK नोन है, FCK नोन है, BD स्क्वायर B और D आप दोनों निकाल चुके हैं, नोन है, MU नोन है। इसका मतलब है कि आप ये वाला फॉर्मूला से AST निकाल सकते हैं। अब आप ये PT का वैल्यू, आप सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको PT का वैल्यू आ जाएगा। इसको ही हम लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो PT इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बाई FCK 25 इंटू MU जो है आपको ये गिवन है 30 किलो, ये 45 किलोन्यूटन मीटर। अब हम लोगों को यूज़ करना है MM और न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा ये न्यूटन पर MM स्क्वायर में है। B और D हम लोग MM में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो 45 तो हम लोगों का वैल्यू था, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलो न्यूटन को, तो हम लोगों का न्यूटन बन जाएगा। सॉरी हाँ, 25,000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का न्यूटन में आ जाएगा। तो इंटू 1000 करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। मीटर को MM में कन्वर्ट करना है, फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर MM बन जाएगा। इसका मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻6। ऐसे नहीं भी समझ में आता है तो डायरेक्टली आप इसको मैनुअल तरीके से कर लीजिए, आपको यही वाला वैल्यू आएगा। अब यूनिट चेंज हो गया मेरा, अब यूनिट हो गया न्यूटन MM, किलो न्यूटन न्यूटन में बदल गया, मीटर MM में बदल गया। यही वाला वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 45 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर। B का वैल्यू है 300 और D अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, इफेक्टिव डेप्थ था 450, तो 450 स्क्वायर डिवाइडेड बाई FY बाई FCK। FY है 500 डिवाइडेड बाई FCK है 25। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ 25 है, 25 ठीक है। इस पूरे को आप सॉल्व कीजिए, ये आ रहा है 0.176%। ठीक है, अब PT मिल गया। अब आपको अगर AST फाइंड आउट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं PT इंटू BD। अब क्योंकि PT परसेंटेज में है तो आपको इसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए। PT है 0.176 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B है आपका 300, D है आपका 450। ये कितना आ जाएगा, 238.3 mm स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब ये AST आ गया। आपको इसको क्या करना है, AST लिमिट से चेक करना तो पड़ेगा ना कि आपका जो बीम में लिमिट है स्टील प्रोवाइड करने का सिंगली रेनफोर्स्ड में, कहीं आप उससे ज़्यादा तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो AST लिमिट निकालने के लिए आप PT लिमिट इंटू BD भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप या तो PT को ही डायरेक्टली पता कर लीजिए, क्योंकि PT की लिमिट का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है। आपको यहाँ पे पता है कि हम लोग निकाले थे कि PT लिमिट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग चेक, कि हम लोग अब चेक कर रहे हैं कि PT लिमिट इज इक्वल टू 41.61 इंटू FCK बाई FY इंटू XU लिमिट बाई D। ये हम लोगों को पता है। अब इसमें से सारा चीज़ हम लोगों को पता है, XU लिमिट भी पता है। अभी FE 500 उसके लिए 0.46 इंटू D रख देंगे। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करके PT लिमिट निकाल लेते हैं। 41.61 इंटू FCK है 25, FY है 500 इंटू XU लिमिट है 0.46 इंटू D करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नीचे में आपका D है, इससे ये कट ही जाएगा। तो दोनों में हम लोगों का ये जो है क्रॉस आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये PT लिमिट का परसेंटेज आ जाएगा। ये आ रहा है 0.957%। थोड़ा कैलकुलेटर में 95 के बाद आगे पीछे हो सकता है, तो 0.95% आपका स्टील आ रहा है, और आपका PT कितना आया है, 0.176% आया है। इसका मतलब है देयरफॉर PT इज़ लेस देन PT लिमिट से कमी दी है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AST इज़ लेस देन AST लिमिट। तो हम लोगों का इसका मतलब है देयरफॉर फाइनल AST रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 238.3 mm², जो हम लोगों का आया था, यही हम लोगों का फाइनल हो गया। हमको इसको बस लिमिट वाले से चेक करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। तो आप देखिए कि आपको 3 टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल्स किए हैं। एक में आपको पूछा XU, दूसरे में आपको पूछा Z, तीसरे में आपको पूछा AST। ये जो हम आपको सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ये बस एक पैटर्न होता है। आपको इस पूरे फॉर्मूलाज में से किन चीज़ों को पहले निकालना है, किसको बाद में निकालना है, वो डिपेंड करता है कि उसके लिए आप पहले यहाँ लिखिए कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या आएगा, उस फॉर्मूला में अननोन क्या है, उस अननोन को जैसे हम लोग इसको पहले ही निकाल दिए यहाँ, तो इन सारे को यहाँ पे पुट करते जाइए, अपने आप आपको जो आपको रिक्वायर्ड है वो निकल जाएगा। याद रखना पड़ेगा सिर्फ इस चेक को, कि चेक करना तो पड़ेगा ना, तो किससे चेक करना है, तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है उससे चेक कर लीजिए। इसका फॉर्मूला पता था हम लोगों को, तो हम लोग इससे चेक कर लिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग आज कर लेते हैं, वो होगा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। उसके बाद हम लोगों का इसमें हम लोग अब AST भी निकाल लिए। इसका मतलब है कि हम लोग अब अगर एक सिर्फ MU निकाल लेंगे तो हम लोगों का एनालिसिस का सारा टाइप कवर हो जाएगा। अब हो सकता है इसमें आपको 2 चीज़ एक साथ निकालने दे दे, हो सकता है आपको बोले AST और MU बताइए, या हो सकता है MU और Z बताइए, तो दोनों न्यूमेरिकल्स को कंबाइंड कर देना है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 2 स्टेप्स ऐड हो जाएंगे उसमें, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि एक एक चीज़ निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब बहुत सारे जो कैलकुलेशन है वो तो कॉमन हो जाएंगे, जैसे इसमें आप XU निकाले, ठीक है, और इसमें आपका ये XU आपको Z निकालना था, तो Z निकालना था तो उसमें XU का यूज़ था। अगर ये दोनों एक ही न्यूमेरिकल में दे देता है तो आप क्या करेंगे कि आप XU निकाले ही हुए थे, उसी को यहाँ यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बोल देते हैं कि AST जैसे मोमेंट बता दीजिए, तो मोमेंट आपको पता है C इंटू Z होता है, तो Z निकालने के लिए XU चाहिए था, ये निकाल चुके हैं, Z भी आप निकाल लेंगे, उसके बाद मोमेंट वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मोमेंट आ जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको हम एक ओवरऑल आइडिया जो है वो हम आपको समझा दिए कि हम लोग एक्चुअली में क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द लीवर आर्म एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन एज शोन, टेक M20 कंक्रीट एंड FE 250 स्टील। अब आपको ये डायग्राम जो है ये क्वेश्चन में दिया है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को डायग्राम नहीं गिवन था, वर्ड्स में सारे डेटा दिए हुए थे। ये डायग्राम हम लोग खुद बना रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ईजिली समझना था, इसलिए हम लोग इस डायग्राम का हेल्प ले रहे थे खुद से बना के, क्वेश्चन में नहीं गिवन था। इस वाले में क्या कर रहा है, डेटा कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, सब यहाँ दे दिया है। अब वो चाहता है कि आप इसको रीड आउट कर करके अपने इन्फॉर्मेशन को निकालिए। तो अब इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हम लोगों को लीवर आर्म फाइंड आउट करना है Z, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों का फॉर्मूला अब दिमाग में आना शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को गिवन कंडीशंस क्या क्या है, डायग्राम देखिए, हम गिवन कंडीशंस लिख रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए। गिवन कंडीशन में आपको विड्थ ऑफ द बीम गिवन है, कितना है 275 mm।
आपको ये वाला डेप्थ गिवन है 425। ये क्या है, ये टॉप से लेकर के आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बॉटम तक का आपको एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये ओवरऑल डेप्थ है। तो ये कैपिटल डी है 425 mm। कवर कितना दिया हुआ है, ये अब यहाँ पे लिखा है 35, और ये सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक ही होगा। जब आप इसको डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्लियर कवर नहीं गिवन है, ये सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक गिवन है। इसका मतलब ये इफेक्टिव कवर है, कितना है 35 mm। अब यहाँ पे 416 का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। ये अब यहाँ पे पहले हम लोग एक ये निकाल लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा डी माइनस डी सी। तो डी माइनस डी सी क्या हो जाएगा, 425 माइनस 35 इज इक्वल टू 390 mm। ये इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का निकल गया। इफेक्टिव डेप्थ डी इज इक्वल टू ये आ गया। अब ए एस टी हम लोगों को गिवन है, कितना है 416.5। इसको भी आप निकाल लीजिए, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर, ये हो जाएगा 804.25 mm स्क्वायर। ठीक है, अब आपका इसमें से जितना भी गिवन कंडीशन था आप सारा ले आए। आपको पता है कि M20 कंक्रीट है और Fe 250 स्टील है। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो M20 कंक्रीट, Fe 250 स्टील और सारा गिवन कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है लीवर आर्म। तो लीवर आर्म निकालना है तो Z इज इक्वल टू, वी नो Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। अब हम लोगों को पता है कि हेयर XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। ठीक है, अब हम लोगों को AST गिवन है, FY गिवन है, FCK गिवन है, B गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे XU ही निकाल लेते हैं। XU इज इक्वल टू 0.87, FY की जगह पे 250, AST की जगह पे 804.25 डिवाइडेड बाई 0.36, FCK है 20 और B है 275। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 87.86 mm। अब आप XU निकालें हैं, डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे नहीं, XU लिमिट निकालेंगे। अब ये तो हैबिट में आ जाएगा। XU लिमिट किसके लिए निकालना है, Fe 250 के लिए। पता है हम लोगों को कि 0.53 इंटू डी कितना है हम लोगों के पास 390। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 207.09। कैलकुलेटर में आगे पीछे वैल्यू आ सकता है mm। अब हम लोगों को पता चल गया कि XU इज़ लेस देन XU लिमिट। ठीक है, तो देयरफॉर अब जो हम लोगों को Z निकालना है तो Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। ये हम लोगों का फाइनल हो जाएगा। ठीक है, यही फाइनल आउट करने के लिए ना हम लोग XU लिमिट चेक किए। अब XU लेस देन XU लिमिट आया है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला में XU ही यूज़ होगा, अदरवाइज XU लिमिट यूज़ होता। तो अब हम लोग इस Z को कैलकुलेट कर लेंगे। Z इज इक्वल टू D है 390 माइनस 0.42 इंटू XU आया था 87.86। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 353.45 mm। अब ये निकला मेरा लीवर आर्म। अब हमको ये पहला चीज़ निकल गया, टू फाइंड Z था, Z हम लोगों का निकल गया, XU लिमिट से मैच कर लिए। अब हम लोगों को निकालना है MU। अब ये MU जो है ये क्या होता है, या तो C इंटू Z होता है या तो T इंटू Z होता है। अब हम लोग अभी यहाँ पे क्या निकाले, XU लेस देन XU लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन हम लोगों का अंडर रेनफोर्स्ड है। तो अंडर रेनफोर्स्ड है तो यहाँ पे हम लोग इस वाले पार्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले।
यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अब जब अंडर रेनफोर्स्ड है इसका मतलब है कि एक्सयू लिमिट यूज़ नहीं होगा, एक्सयू यूज़ होगा हर जगह, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। और दूसरा कि जब आपका अंडर रेनफोर्स्ड है तो इसका मतलब है कि जो आपका मोमेंट आएगा वो भी अंडर रेनफोर्स के लिए आएगा। अब जब अंडर रेनफोर्स के लिए मोमेंट आएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एमयू लिमिट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अंडर रेनफोर्स में तो हम लोग डिस्कस किए थे ना पहले ही कि हम लोगों का एमयू यूज़ होगा, और जब एमयू यूज़ होगा तो उसमें हम लोग एक्सयू यूज़ करेंगे। अगर अंडर रेनफोर्स नहीं निकल के बैलेंस्ड आता तो हम लोगों का एमयू लिमिट हो जाता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सयू की जगह पे एक्सयू लिमिट यूज़ करते। ओवर रेनफोर्स हो जाता तो हम लोग उसमें फिर बैलेंस सेक्शन के लिए ही डिज़ाइन कर लेते। यही तीन चीज़ पढ़े थे, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस्ड। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों का सेक्शन जो है ये अंडर रेनफोर्स है। अंडर रेनफोर्स है तो यहाँ पे हम लोग एक्सयू यूज़ कर लिए। अब एक्सयू यूज़ किए तो हम लोगों का जेड निकल के आ गया। अब जब अंडर रेनफोर्स्ड आता है तो आपको एक बात और बताए थे कि जब भी अंडर रेनफोर्स्ड आएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो रेनफोर्समेंट है वो आपका पहले आपका स्ट्रेस आउट होगा। आपका जो कंक्रीट है वो पहले नहीं टूटेगा क्योंकि रेनफोर्समेंट अंडर है, कम है, इसका मतलब रेनफोर्समेंट पहले टूटेगा। तो आपके लिए जो आइडियल जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एम यू इज इक्वल टू टी इंटू जेड। आपको पहले कोशिश करना है फाइंड आउट करने का, क्योंकि आपका रेनफोर्समेंट पहले वो होगा, ब्रेक होगा। सिंस द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, यहाँ पे आपको लिखना होगा ये चीज़, क्योंकि आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला चूज कर रहे हो उसका लॉजिक समझाना होगा। तो सिंस द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, रेनफोर्समेंट विल फेल फर्स्ट therefore mu is equal to t into z। ये यहाँ पे आप समझा दीजिए। अब यहाँ पे t into z लीजिए। अब t क्या है आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0.87 FY AST। ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता है, सारे वैल्यूज़ आपको गिवन है। 0.87 FY है 250, AST है 804.25, यही था ना? हाँ ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 174924.37। इसको 174924.37 यूनिट क्या होगा? ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में था, ये mm स्क्वायर में था, तो ये आ गया आपको न्यूटन में। अब z आप निकाल चुके हैं कि z इज इक्वल टू 353.45 mm। तो mu आप निकाल लीजिए। mu हो जाएगा 174924.37 इंटू 353.45। हम इसको अलग अलग ब्रेक करके लिखे हैं, आप इसको डायरेक्टली t इंटू जेड एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। 0.87 FY AST इंटू यहाँ पे d माइनस 0.42 XU रखते तो मोमेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता, उसमें से भी आप इसको कर सकते थे। हम अलग अलग करके किए ताकि जो भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है वो सारा चीज़ वो देख लेंगे कि कहाँ से कौन सा वैल्यू पुट की है। सिर्फ रटने का चीज़ नहीं रह जाएगा, पूरा लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये लेंदी लगेगा बहुत लोगों के लिए, तो आप लोग डायरेक्टली, आपको पता है mu इक्वल टू टी इंटू जेड करना है, आप डायरेक्टली टी इंटू जेड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो हम प्रोसेस लेके कर रहे हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 618.27020.3 न्यूटन mm, क्योंकि आप न्यूटन और mm को मल्टीप्लाई किए। इसी को हम लोग किलो न्यूटन मीटर में लिख देंगे तो 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 61.82 या 83 कर देते हैं राउंड फिगर में, किलो न्यूटन मीटर। ये हम लोगों का वो मैक्सिमम मोमेंट है जो हम लोगों को क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। अब इसको हम लोगों को कर लेना चाहिए चेक, क्योंकि वैसे तो हम लोग यहाँ चेक कर चुके थे कि हम लोगों का अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो जो mu आएगा वो यही आएगा। लेकिन फिर भी इसको हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए mu लिमिट से
कि MU लिमिट से कम है कि नहीं, क्योंकि सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बना रहे हैं। यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड है। जब सिंगली रेनफोर्स्ड है तो सिंगली रेनफोर्स्ड का क्राइटेरिया क्या होता है कि जो मैक्सिमम मूवमेंट होगा वो MU लिमिट तक ही होगा। आपका मूवमेंट आया 61.83। एक बार चेक कर लेने से क्या होगा कि अगर आपको 6 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो 5 नहीं मिलेगा, 6 में 6 मिलेगा। अगर आप SSC JEE का मेंस का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 नंबर का अगर ये न्यूमेरिकल था तो आपको हो सकता है वो 12, 13, 14 दे दे, 15 नहीं दे। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेप छोड़ा और हर स्टेप का मार्क्स होता है। आंसर की बात की जाएगी तो आंसर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन RCC में कभी सिर्फ आंसर खत्म नहीं होता है। उसके बाद जितना पॉसिबल चेक्स लगा सकते हैं सारे चेक्स लगाने होंगे। एक हम लोग यहाँ लगाए, इसको लिखे आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। ये नहीं भी लिख सकते थे, लिखने का मतलब क्या था कि एडिशनल मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे MU लिमिट हम लोगों को FE 250 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.148 FCK BD²। ठीक है, 500 के लिए 0.133 FCK BD² है, 415 के लिए 0.138 FCK BD² है और 250 के लिए 0.148 FCK BD² है। इस पे सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 0.148 FCK 20 है शायद, हाँ 20 है, और B है 275, इफेक्टिव D है 390²। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 123.81 किलो न्यूटन मीटर। हम आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिए, इसमें नहीं न्यूटन मीटर MM में नहीं लिखे। ठीक है, तो ये आ गया 123.81। अब आपको पता है कि MU इज़ लेस देन MU लिमिट, और यही होना भी चाहिए था और यही आपका आंसर भी आया है कि आपका MU लिमिट जो है वो आपके MU से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपके सेक्शन की जो कैपेसिटी है वो है 123.81 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट लेने की, आपका मूवमेंट कम आया है। तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, वैसे भी कम आना था, हम लोग आंसर तो निकाल नहीं रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे। तो चेक कर रहे हैं तो हम लोगों का एजम्पशन जो है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे एजम्पशन इज़ करेक्ट, क्योंकि हम लोग एज्यूम ही तो कर रहे थे ना। ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ किए T/Z करके, हम लोग क्या माने कि ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है और सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मान लिए। अब सिंगली रेनफोर्स्ड तो मान ले, लेकिन ये सिंगली रेनफोर्स्ड है कि नहीं है यहाँ से चेक कर लिए, ये एक तरीका था। यहाँ से हम लोग क्या चेक करते थे कि अंडर रेनफोर्स्ड है कि नहीं सेक्शन, तो इसको भी हम आपको बॉक्स बना देते हैं। ये है आपको अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड चेक करने का, तो हम लोग अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड चेक कर लिए। लेकिन हम लोगों को पता कैसे चला कि हम लोगों का सेक्शन जो है वो सिंगली रेनफोर्स्ड है? डायग्राम से तो समझ में आ गया, आप यहाँ चेक करके भी दिखा दीजिए कि समझ में आ गया, बस हो गया। अब यही आपको न्यूमेरिकल है, कहने को बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। सॉल्यूशन करने वाले स्टूडेंट 2 लाइन में भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये अप्रोच हम लोग ऑब्जेक्टिव में नहीं लेते। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव का कराएंगे तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे जो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो बिना कैलकुलेटर के जल्दी से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि SSC RRB इनमें टाइम, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम इशू होता है, किसी में कम टाइम होता है, किसी में थोड़ा कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा टाइम होता है। जैसे आप BPSC वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको हर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के आसपास मिल जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन में 1 मिनट मिलना काफ़ी होता है, क्योंकि कोई कोई 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 सेकंड में अटेम्प्ट हो जाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आंसर पता रहता है, आप टिक मार देते हैं, तो वो सारा टाइम जो है वो आप उन न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं। लेकिन आपको इन जनरल आपको एक प्रैक्टिस कैसे करना है, तो अभी तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे तो आपको जल्दी से इसका आंसर किस तरह से निकालना है, क्या क्या क्वेश्चन माइंड में ट्रिक्स आ सकते हैं, क्या क्या याद कर लेना चाहिए जो आगे बहुत काम देगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे ये AST जो है 416 को हम लोग डायरेक्टली 804.25 के अप्रॉक्सीमेटली याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं उसका टेक्निक बताएंगे, बहुत अच्छा ट्रिक रहेगा, काम आ जाएगा आपको। तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज वाले क्लास में हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड के मैक्सिमम जो एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स थे, इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ निकालने के लिए एनालिसिस होता है, हम लोग इसमें से सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। एक ये MU बचा हुआ था, MU भी हम लोग निकाल लिए। तो सिंपल हम लोग 4 क्वेश्चंस किए जिसमें ये 5 टॉपिक कवर हो गए। अभी हम लोग थोड़ा वो डेप्थ वाले क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं गए हैं, क्योंकि पहले आपको समझना होगा कि ये सबको ईजिली कैसे निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट वाला क्लास आएगा, उसमें हम आपको डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और साथ में आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे डिज़ाइन का, क्योंकि डिज़ाइन में क्वेश्चन तो एक ही या 2 टाइप के हो सकेंगे। डिज़ाइन का मतलब ये सब कुछ फाइंड आउट करो, अब उसमें से क्या नोन रहेगा क्या अननोन रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन बदल जाएगा। तो हम आपको एक अच्छा प्रोसेस लिखा करके हम आपको उसका एक न्यूमेरिकल करवा देंगे।
फिर उसके बाद भी अगर लगेगा कि थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ हम तैयार कर लेंगे अगर 3-4 क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के होंगे, जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के भी लेवल के होंगे, तो हम उसको प्रिपेयर करके फिर एक क्लास उस न्यूमेरिकल का भी रख देंगे, या नहीं तो फिर बाद में कभी उसको रखेंगे और हम लोग आगे डब्ल्यू रेनफोर्स पे बढ़ जाएंगे। फिर डब्ल्यू रेनफोर्स का भी थ्योरी वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर सेम उसी तरह से उसके भी न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिज़ाइन का क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे करेंगे। आज न्यूमेरिकल किए थे एनालिसिस का, कल करेंगे डिज़ाइन वाला, आगे की प्लानिंग फिर उसी हिसाब से आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल्स आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, होपफुली आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं समझाए हैं, लेंदी वीडियो है लेकिन लेंदी बनाए हैं इसको ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि अब बार बार पूछना नहीं पड़े, तो हम अपने तरफ से सारे डाउट्स को कवर करते हुए ही इस वीडियो को बनाए हैं। तो इसलिए हम होप करते हैं कि आप जब इन सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, वीडियो को पूरा सुनेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।